हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। तो आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से बनने वाली जितनी भी खबरें हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट से एक बार जल्दी से आप मेरे को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने इस सेशन को और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा सब कुछ 2020 ही हो रहा है, तो 20 अगस्त 2020। तो जल्दी से एक बार फटाफट शेयर कर देंगे। आवाज आपको साफ आ रही है, सारी चीजें क्लियर हैं, तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। और जितनी भी चीजें हैं आज 20 अगस्त से रिलेटेड उन सबको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं भी आ गया अब आप लोगों के सामने, तो कोई दिक्कत नहीं मानिएगा, डरिएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिएगा, साथ हूं मैं आपके। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को एक बार गुड मॉर्निंग है, सुबह की नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। और सुबह के बज चुके हैं 6 और 6 बजे की जितनी भी खबरें हैं उन सबको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो आज आप लोगों की क्लास है 7:15 बजे, वहां पर आप लोगों का, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे 2100 एमसीक्यू होंगे स्टैटिक जीके के, उसकी मैं सीरीज आप लोगों के सामने शुरू करने वाला हूं। और साथ में क्या है कि यहां पर हर टॉपिक आपका क्लियर होगा, हर टॉपिक आप लोगों का इसके अंदर क्या है कवर कराया जाएगा। और ये 2100 क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए क्या होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, और नंबर भी अच्छा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आज क्लास नंबर 43 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम आप लोगों को क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही है शाम को, तो जो कंप्यूटर की क्लास है वो आज शाम को आप लोगों की कितने बजे, 4:30 बजे है। डेली 4:30 बजे होती है। एक आधे घंटे का सेशन हमारा होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने। तो ये क्लास हमारी कब होगी, 4:30 बजे होगी, ध्यान रखिएगा उस बात को। गुड मॉर्निंग है मेरे सभी दोस्तों को, बिल्कुल दीपक जी, चुड़ैल की मौसी, ठीक है, एंड सूरज शर्मा जी, सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग है। एक जो हमारा सक्सेस वीक चला हुआ है दोस्तों, उसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे साथी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि जब एग्जाम आए तभी तैयारी करें, तो दोस्त देखो तब तो तैयारी नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलता। या जिनका एक कंसर्न है कि सर सीएचएसएल सीजीएल ये 2020 वाला कब तक हो जाएगा, तो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो 2020 वाला, या आप लोगों का जो है रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, ये सारे के सारे जो एग्जाम है आप लोगों के, वो आप लोगों के मार्च 2021 तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम को जनवरी में, दिसंबर में शुरू होना पड़ेगा, और जो हमारा सीजीएल का एग्जाम है वो थोड़ा फरवरी मार्च तक आप लोगों का हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग मतलब माइंड में अपनी दिक्कत मत मानिएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं अब तो और ज्यादा लेट होगा क्योंकि एनआरए आ चुका है। तो जो एनआरए आया है वो अभी नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट होगा, इन वाले एग्जाम्स पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। जो एग्जाम्स की आपकी वैकेंसी ऑलरेडी निकली हुई है ना, या जिनके एग्जाम आने वाले हैं, तो आपका उन पे इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है एनआरए। जैसे रेलवे की वैकेंसी निकली हुई है, या अभी आने वाले टाइम में जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, ठीक है, मे बी नई नोटिफिकेशन पर वो आप लोगों का एप्लीकेबल हो जाए, हालांकि उसमें टाइम लगना है अभी आप लोगों का, ठीक है। तो इसलिए जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो इन बैच को परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी का बैच है 24 अगस्त से, और ये रेलवे का बैच है 24 अगस्त से। यहाँ पर Y177 कोड लगाएंगे तो आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, जिसमें आप लोगों को महापैक 1600, जिसके अंदर कंप्लीट आप लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती है, और जो रेलवे है वो आपको 1100, जिसके अंदर कंप्लीट टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स वगैरह मिलते हैं। और ऊपर वाला को बैच जो है वो लाइव बैच है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिएगा यूपी में बिल्कुल, तो जब यूपी की धाराएं जो पूछी जाएंगी ना मूल विधि वाली, तो बेफिक्र रहे, जब एग्जाम आ जाए, एक बार एग्जाम की डेट आ जाए, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या करूंगा, मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा दूंगा। जो यूपी मूल विधि में धाराएं हैं, सेक्शन है, या फिर एक्ट है आप लोगों के, ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो मैं आपकी तभी मूल विधि की आप लोगों की स्टार्ट कर दूंगा, और तभी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा एग्जाम को आने दीजिएगा, मतलब एक नोटिफिकेशन आ जाने दीजिएगा, नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाए, तो वो सारी चीजें आप लोगों की हो जाएंगी, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। चलिएगा
उसके बाद है तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले क्या है, आज आपकी मोटिवेशन कोट है। सेशन को शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ ही एक बार गुड मॉर्निंग है फिर से आप सभी लोगों को। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, मुश्किलों की क्या औकात। अगर आप लोगों के अंदर देखिएगा, मैं फिर से वही बता रहा हूं कि आपकी विल पावर और आपकी डेडिकेशन है तो उसके पीछे सारी चीजें बेकार है। ठीक है, मतलब जो है आपकी वो कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखती। एक स्टूडेंट का कहना ये है कि सर मेरे से नहीं होता, मैं अभी मतलब मैं क्या कहते हैं सर, मेरा बैकग्राउंड तो ना साइंस था लेकिन मुझे अब जीके पढ़नी पड़ रही है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मेरा बैकग्राउंड भी साइंस था। ठीक है, 12th में पीसीएम थी और अभी अगर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको माइंड पे, तो पता है क्या होगा कि माइंड पे आपके हमेशा वो बात हावी रहेगी कि नहीं सर मैं तो कॉमर्स में थी, मैं तो सर क्या कहते हैं साइंस में थी। उसको निकाल दिया, आज क्या हो उसको देखिएगा। और अगर आपने विल पावर डेडिकेशन आपने दिखा दी ना, फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ना रह पाएगी, मतलब आपसे दूर। ध्यान रखिएगा, तो उस चीज को थोड़ा सा माइंडसेट करिएगा, उधर की तरफ माइंडसेट करिएगा। चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ ही मैं आपको बता दूं क्या होना जरूरी है, जुनून। ठीक है, तो जुनून याद होना चाहिए, चाहे वो नून हो, चाहे वो इवनिंग हो, चाहे मॉर्निंग हो, लेकिन जुनून हमेशा होना चाहिए। चलेगा, आगे चलते हैं फटाफट से। ठीक है, उसके बाद सर का सिस्टम कैसा है। अच्छा कुमार नीरज जी, कौन से सिस्टम की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मेरे से? चलिए, कल ये होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था जिसका आंसर काफी कम लोगों ने दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है, आंसर कर दिया करो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करने जा रहा है? तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है जो कि 2020 में होना था, ध्यान से समझिएगा, इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है जो 2020 में होना था और वो कहां पर होना था, ऑस्ट्रेलिया में होना था। और जो आप लोगों का T20 2021 वर्ल्ड कप होना था वो हमारे इंडिया में होना था, भारत में होना था। तो ये तो एज इट रहा, तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो आप लोगों का क्या बन जाएगा, इंडिया बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया और ये आप लोगों का T20 2022 वर्ल्ड कप कहां पर पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया। और जब ये 2022 में पहुंच गया तो इसका मतलब 2020 वाला क्या हो गया आप लोगों का, खत्म हो गया। लेकिन अभी 2021 में फीमेल का वर्ल्ड कप था तो वो कहां पर पहुंचा है, तो उसको देख लेते हैं। एक फॉर्मेट होता है ओडीआई फॉर्मेट, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट है, T20 है, ओडीआई है, टेस्ट क्रिकेट है। ओडीआई का मतलब होता है 50-50 ओवर का आप लोगों का। तो ये जो ओडीआई फॉर्मेट है तो इसका जो वर्ल्ड कप होना है अब 2022 में, जो वुमेन वाला है वो आप लोगों का कहां पर होना है, न्यूजीलैंड के अंदर होना है, याद रहेगा। और उसके बाद जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा आप लोगों का 2023, ये मेन वाला होगा और ये कहां पर होगा, इंडिया में होगा, अपने प्यारे भारत में होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। लेकिन सर इसके अलावा और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस बार जो एशियन गेम्स आप लोगों के मतलब नेक्स्ट ईयर होंगे, जो एशियन कप होगा, मतलब जो एशिया कप होता है आप लोगों का, एशियन गेम्स तो हम ओलंपिक में चले जाएंगे, तो जो आप लोगों का एशिया कप है, ठीक है, तो वो आप लोगों का एशिया कप कहां पर, श्रीलंका और देन पाकिस्तान में होगा। लेकिन इस बार जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था आप लोगों का, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन से नंबर का था, अंडर 19 वर्ल्ड कप 13th नंबर का था, मतलब 13वें नंबर का हमारा इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, याद रखेंगे। और 13वें नंबर का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसको जीता है किसने, बांग्लादेश ने। और फाइनल में कौन हारा था, इंडिया हारा था। और वहां पर कहां पर हुए थे ये, साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका से अगर हम रिलेट करेंगे इसी चीज को, जो पूछा जाएगा आप लोगों से, तो रग्बी वर्ल्ड कप आप लोगों का, रग्बी वर्ल्ड कप जो होगा, मतलब जो हुआ था उसको साउथ अफ्रीका ने जीता था। सर कहां पर हुआ था, ये जापान में हुआ था। और किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था। अब रग्बी वर्ल्ड कप कब होगा, तो रग्बी वर्ल्ड कप जो होगा वो 2023 में होगा। और ये कहां पर होगा, ये होगा आप लोगों का फ्रांस के अंदर। ये भी आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। लेकिन इसी के साथ साथ जो इस बार का T20 वर्ल्ड कप हुआ था फीमेल वाला, ये आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और फाइनल में किसको हराया, इंडिया को हराया। ये चीजें आप लोगों को यहां पे याद रखनी है। तो 4-5 चीजें जो है मैंने आप लोगों को बता दी हैं, सारी की सारी चीजें।
ठीक है। यहां पर आप लोगों की देखिएगा, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप मैन की बात हो या फीमेल की बात हो, ठीक है, या ओडीआई वर्ल्ड कप की बात क्यों ना हो, या साथ में जब साउथ अफ्रीका का नाम आया अंडर 19 वर्ल्ड कप से, तो हमने उसको रग्बी भी बता दिया, क्योंकि रग्बी भी आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है, पूछा जा सकता है। रग्बी में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं ये मुझे बता दीजिएगा। साथ में मैं आप लोगों को बताऊं कि यूएई इस बार जो आईपीएल है आप लोगों का 13वें नंबर का, उसकी क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, जिसमें ड्रीम 11 को क्या मिली हुई है दोस्तों, 222 करोड़ रुपए में जो इस बार की स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। हालांकि अभी ड्रीम 11 पर भी क्या है, सवाल थोड़े से उठाए गए हैं कि जो ड्रीम 11 है उसमें भी चाइनीज की हिस्सेदारी है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अभी ड्रीम 11 पर भी थोड़े से सवाल उठे हैं, बट वैसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कुछ होगा। तो ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए में ये मिली है आप लोगों की, ठीक है। न्यूजीलैंड मैंने आपको बता दिया, साथ में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के एक इवेंट को और होस्ट करेंगे। अब उस इवेंट को आप लोग मुझे बता देंगे। अब मेरी बात समझिएगा, ये क्या है, ये है तरीका होमवर्क का आंसर करने का। तो मतलब जब होमवर्क का आंसर करोगे तो इस तरीके से करिएगा ताकि मैं खुश हो जाऊं और फिर अगले दिन को अनाउंस कर सकूं अपने विनर का नाम। अभी तक मैं नहीं कर रहा क्योंकि 2-4 लाइनें बताते हो, पूरा बताइएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया। जिस दिन ऐसे बताना शुरू कर दोगे तो जो जो स्टूडेंट बताएंगे अगले दिन उनका भाई फोटो छप जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो रग्बी में जो प्लेयर होते हैं वो 15 होते हैं, बहुत शानदार। अब हम सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है जो मैं बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पे जो मोटी मोटी बातें हैं जो एग्जाम का पार्ट बनेगी उनको देख लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है। अभी क्या होगा, बेसिकली जो हमारी 3 बड़ी एजेंसी हैं हमारे देश में, क्या है कि लगभग ना 20 तरह की एजेंसी मतलब काम करा रही है। कभी कोई सा एग्जाम कोई एजेंसी करा रही है तो वो एग्जाम आपस में क्लैश भी हो जाते हैं, ठीक है। प्लस उसमें क्या कहते हैं कि कोई तो बहुत अच्छे मतलब अपने रेगुलर इंटरवल पर एग्जाम करा रही है, कोई एग्जाम ले ही नहीं रहा, ठीक है। जैसे आईबीपीएस है तो नॉर्मली जो डेट है वो डेट है, उस पर एग्जाम हो जाएगा। अब एसएससी ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, कोरोना की वजह से इस बार थोड़ी दिक्कत हुई, बट एसएससी ने भी पिछले 1 साल से काम करना शुरू कर दिया था। अब इन्होंने क्या किया कि बेसिकली जो 3 रिक्रूटमेंट एजेंसी थी हमारी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक हमारा आईबीपीएस, एक हमारा एसएससी और एक हमारा आरआरबी। ये आरआरबी ग्रामीण बैंक वाला नहीं है क्योंकि ग्रामीण बैंक वाले का तो आईबीपीएस ही लेता है, ये आरआरबी रेलवे वाला है आप लोगों का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो इन तीनों का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आप लोगों का। अब जब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो वो कौन कराएगा, जो हमारी एनआरए होगी वो इसको कराएगा। अब आप लोगों का कहना ये है कि सर जो आईबीपीएस है, जो एसएससी है और जो आरआरबी है, उनका सिलेबस तो सबका डिफरेंट है। तो दोस्तों यहां पर जो होगा ना वो आप लोगों का केवल फेज 1 का एग्जाम होगा। मतलब अगर मैं बात करूंगा एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, जैसे अभी भी प्री मेंस देते हो तो वो आप लोगों का एक जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसको सीईटी कराएगा। उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, जैसे किसी को बैंक वाले हैं तो बैंक का अपना एग्जाम, या फिर एसएससी वाले एसएससी का अपना एग्जाम, या आरआरबी। तो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा ना आप लोगों का, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम आप लोगों का कौन कराएगा, वो अपना डिपार्टमेंट ही कराएगा। एनआरए किसके लिए होगा, स्क्रीनिंग के लिए होगा। अब यहां से क्या फायदा होगा, तो जो स्टूडेंट वेट करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, अब इसमें क्या होगा कि आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो हमारा 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। मान लिया 1 साल में 2 बार एग्जाम हुआ, मैंने 2 डेट सपोज मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि मैंने जनवरी और जुलाई में एग्जाम करा लिया। तो जनवरी और जुलाई में जब मैंने एग्जाम कराया तो जनवरी और जुलाई के बाद मुझे एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। और उसमें क्या होगा कि आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी जैसे ही रिक्रूटमेंट आएगा तुरंत से आप लोग क्या कर देंगे, उसमें उसके मेंस के एग्जाम के लिए देंगे, क्योंकि प्री आपका या फेज 1 आपका या स्क्रीनिंग एग्जाम जो होगा आप लोगों का क्लियर होगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अनुराग मलिक जी कह रहे हैं कि सर ये एसएससी जो 2020 है क्या इसको फॉलो करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी 2020 इसको फॉलो करेगा। हालांकि वो फ्रेश रिक्रूटमेंट आएगी आप लोगों की एसएससी सीजीएल 2012-20 की, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी चीजें नहीं, अभी तो मंजूरी मिली है, अभी तो चीजें होंगी, कमेटी बनेगी, उसके मेंबर बनेंगे, ठीक है, एनआरए बनेगा, एनआरए के मेंबर बनेंगे। तो 2020 मुझे नहीं लगता, लेकिन 2021 वाली जितनी नोटिफिकेशन होंगी वो आप लोगों की इसी में जाएंगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा
बिल्कुल, जैसे गेट वगैरह के एग्जाम अब होने लगा है, या फिर जो मतलब जो और एग्जाम्स अभी आप लोगों के होते हैं, तो सेम चीज आप लोगों की अब यहाँ पर मिलने वाली है। अब ये अनाउंसमेंट की थी प्रकाश जावड़ेकर ने, और फैसला लिया था जो हमारी क्या कहते हैं यूनियन कैबिनेट, जिसको चेयर कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। अब मैं आप लोगों से बड़े प्यार से यहाँ पे पूछना चाह रहा हूं कि जो ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इनके पास डिपार्टमेंट कौन से हैं? ठीक है, तो डिपार्टमेंट एक तो देखिएगा इनके पास, अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो एक हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग, जैसे एमएसएमई है ना, तो वैसे एक भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उद्यम, ये डिपार्टमेंट है इनके पास में। एक इनके पास में कौन सा है? एनवायरमेंट और आप लोगों का क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंट मतलब आप लोगों का क्या है? पर्यावरण है, और आप लोगों का जो है क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। और एक है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये डिपार्टमेंट इनके पास है। जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीजें मैं आपको बड़े डिटेल में, बड़े आराम से, तसल्ली से सारी चीजें बताने वाला हूं। तो ये 3 डिपार्टमेंट तो इनके पास है। सर ये एमपी है हमारे, एमपी मतलब सांसद है। कहां से हैं? तो सर ये महाराष्ट्र से हमारे सांसद हैं, महाराष्ट्र राज्यसभा से। 2 तरह के सांसद होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, तो राज्यसभा सांसद हैं। तीसरी चीज, इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले जो मैन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, मतलब कहीं कहीं पर जैसे उत्तराखंड में चले जाओ तो वहां पर हाथी और मनुष्य का बार बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मतलब हाथी जंगलों से आ जाते हैं तो उससे काफी हानि होती है। तो उसके लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, सुरक्षाए। तो आपसे अगर पूछने लगे कि सुरक्षाए पोर्टल का पर्पस क्या है, तो हाथी और मैन के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए सुरक्षाए नाम का पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान रखना है। ये काफी सारी चीजें आप लोगों की जो है इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। आगे चलते हैं फटाफट से। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन आप लोगों का। तो जो रिलायंस है आप लोगों की, रिलायंस रिटेल है, तो बेसिकली जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसकी जो रिलायंस रिटेल है आप लोगों की, ठीक है, उसने 60% स्टेक ले लिया है नेटमेड का। और नेटमेड क्या है आप लोगों की? एक netmed.com जो है वो एक फार्मा, तो मतलब अगर मैं बात करूं तो इंडिया की फार्मेसी, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो एक यहां पर हम बात करेंगे तो ये डील कितने में साइन हुई है? तो 620 करोड़ रुपए में। रिलायंस रिटेल ने क्या किया है? 60% स्टेक ले लिया है नेटमेड का, जो कि 620 करोड़ रुपए का है। इसको आप लोगों ने थोड़े क्या रखना है? ध्यान रखना है। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखना था कि जियो में हिस्सेदारी चल रही थी, और जियो में जो हिस्सेदारी करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है दोस्तों फेसबुक, और उसके बाद है आप लोगों का क्या? गूगल। तो इन दोनों ने ही जियो के अंदर हिस्सेदारी की हुई है। उसके बाद जो जियो के मालिक हैं हमारे मुकेश अंबानी, वो 4थे नंबर के दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन इसी के साथ आपको थोड़ा सा और याद रखना है कि रिलायंस कैपिटल, जो हमारी रिलायंस कैपिटल है, जो कि मुकेश अंबानी नहीं अनिल अंबानी की है, तो रिलायंस कैपिटल ने अपना स्टेक किसको बेचा था? 6.43% स्टेक जो है वो एचडीएफसी को बेचा था। तो ये भी याद रखेंगे। तो रिलायंस आरआईएल जो है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वो मुकेश अंबानी उसको लीड करते हैं, और रिलायंस कैपिटल को अनिल अंबानी लीड करते हैं। तो ये डिफरेंसेस आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। ओके, सारी चीजें क्लियर है। तो 620 करोड़ आपको याद रखना है, ये 60% आपने याद रखना है, नेटमेड का नाम आपने याद रखना है, और रिलायंस रिटेल का नाम आपने याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो है बन जाएगा। ओके, एफबी और गूगल ये 2 सबसे बड़ी मेजर स्टेक हैं। अच्छा, यहां पर देखिएगा सामने आपके एक इंसान है। अब रिजाइन करने के बाद तो भाई देखो चेहरा ऐसा ही होगा। तो इन्होंने ना इनसे गन पॉइंट पर क्या रिजाइन करवा लिया गया। ठीक है, और रिजाइन करने वाले कौन थे? तो यहां पर देखिएगा आप लोगों को मैं बताएंगे माली। तो माली के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम जो बौबर केटा अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन, या जबरदस्ती करवा लिया गया, ये चीज कहला लीजिएगा। ठीक है, तो माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बौबर केटा से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिया गया। ठीक है, अब यहां पे 2-3 चीजें आप लोगों को समझनी है। क्या? एक तो ये माली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी कैपिटल और करेंसी आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, तो कैपिटल करेंसी जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि सर इसकी कैपिटल बम्बे को और इसकी करेंसी फ्रैंक है। ये आप ही को बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इब्राहिम बौबर केटा। तो क्वेश्चन बनेगा कि इब्राहिम बौबर केटा जिन्होंने अभी गन पॉइंट पर रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है,
तो वो कहां के प्रेसिडेंट थे? तो ध्यान रखिएगा, केता, केता, केती, केती, केती मतलब खेती। तो खेती, आपका एक माली भी तो फूलों की खेती करता है, तो माली और खेती, तो यहां से आप इसको रिलेट कर देंगे और ये आप लोगों का बन जाएगा क्या, खेती, खेती, केता, तो आप लोगों का ये बन जाएगा, हमारा जो बन जाएगा माली। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो बम्बैको आप लोग बता रहे हैं, फ्रैंक आप बता रहे हैं, ये आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से। इसमें कोई डाउट अगर आपको होगा तो मुझे बता दीजिएगा। इतना ही पढ़ना है, अब उसके पीछे कहानी सुनने में लग जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, तो कहानी पे थोड़ा कम ध्यान देके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि न्यूज काफी सारी है, टाइम की कमी है। अब यहां पे देखिएगा, जो कैबिनेट है हमारी, तो हमारी कैबिनेट ने थोड़े दिन पहले प्रपोजल दिया था, थोड़े दिन पहले क्या, पिछले साल की बात है, कि 12 एयरपोर्ट को क्या कर दिया जाएगा, आप लोगों की उसको 12 एयरपोर्ट की एक तरीके से नीलामी कर दी जाएगी, ठीक है। और जो 6 एयरपोर्ट का नंबर इस बार भी लगा था, लेकिन अभी जो फाइनल डिसीजन आया है, ये होंगे 12 भी, ये होंगे 6 भी, लेकिन अभी जो फाइनल डिसीजन आया है 1 नंबर वाला, वो अभी 3 एयरपोर्ट पर है, जिसमें आप लोगों का जयपुर है, ठीक है, जहां से सपना चौधरी ने चुनरी मंगवाई थी, एक आपका गुवाहाटी है, और एक आप लोगों का तिरुवनंतपुरम मतलब केरल है। तो यहां पर आपके ये तीनों के तीनों जो हैं, ये आप लोगों के पीपीपी मॉडल पर जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहां पर ना 2-3 चीजें समझ लीजिएगा ध्यान से। 2-3 चीजें क्या समझनी है आप लोगों ने, कि एक तो समझना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये है दोस्त, जैसे एक एयरपोर्ट है हमारा, ठीक है, कौन सा, जयपुर का एयरपोर्ट है। अब जयपुर के एयरपोर्ट को यहां पर जैसे मैं नाम ले लेता हूं पवन कुमार जी का, तो जयपुर के एयरपोर्ट को पवन कुमार ने क्या कर लिया, किराए पर ले लिया। और किराए पर लेने के लिए पवन कुमार जी ने एक आप लोगों को राशि दे दी, एक अमाउंट दे दिया भारत सरकार को, कि भैया इतने रुपए में ये मुझे आप लोग दे दीजिएगा। प्लस इसका एक लीज पर, जैसे जगह नहीं जाती, जैसे जगह किराए पर देते हैं, तो उसी तरह से आप लोगों का ये दिया गया है, जैसे लीज पर कोई जगह दे दी है, रेंट पर कोई जगह दे दी। लेकिन अब आप पूछोगे कि सर हमने ऐसा नहीं सुना, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा क्या है। तो जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम का जो एयरपोर्ट है, अभी इनको मैनेज करता था कौन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन मैनेज करता था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1070 करोड़ में आप लोगों का जो है, यहां पर इन तीनों एयरपोर्ट को 50 सालों के लिए दे दिया है। तो यहां पर आपको सबसे पहले याद रखना है, कितने सालों के लिए, 50 सालों के लिए। मतलब 50 साल बाद ये एयरपोर्ट जो है वापस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों का, कि जो आप लोगों का क्या है, कितने सालों के लिए, तो 50 सालों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर दिए हैं जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। आने वाले टाइम में जो बाकी हैं आपके, जैसे 6 हैं अभी और 12 भी हैं, तो उन सभी को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब यहां पर हम बात करेंगे तो जयपुर, जयपुर जो है वो आप लोगों की कैपिटल है किसकी, राजस्थान की, पहला पॉइंट। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे सबसे पहले किस चीज की, जयपुर की बात करेंगे, तो जयपुर में आप लोगों का सबसे पहले ब्लू पॉटरी, तो जो ब्लू पॉटरी है वो यहां का जीआई टैग है, ये याद रखेंगे। उसके बाद यूनेस्को हेरिटेज सिटी है आप लोगों की, इसके अलावा अहमदाबाद आप लोगों का है और जयपुर है, तो यूनेस्को हेरिटेज सिटी में आती है ये आप लोगों का। और यहां का जो जंतर मंतर है आप लोगों का, ठीक है, तो वो जंतर मंतर क्या है, वो भी यूनेस्को का आप लोगों का हेरिटेज साइट में आता है। गुवाहाटी की बात करेंगे तो गुवाहाटी जो है वो आप लोगों का असम की सबसे बड़ी सिटी है, और यहां पर इंदिरा गांधी एक एथलीट स्टेडियम है। अब इसका नाम इसलिए आया क्योंकि यहां पर जो 3rd खेलो इंडिया हमारे हुए थे, तो उन 3rd खेलो इंडिया की मेजबानी किसने की थी, गुवाहाटी ने की थी। और 3rd खेलो इंडिया की जो मेजबानी गुवाहाटी ने की थी, तो यह आप लोगों का इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम के अंदर हुआ था, जहां पर टॉप किया था महाराष्ट्र ने 256 मेडल को जीत करके। और कामाख्या टेम्पल आप लोगों का गुवाहाटी में है। गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर एयरपोर्ट पूछा जाएगा किसके नाम पे, तो गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट गुवाहाटी आप लोगों का। और तिरुवनंतपुरम केरल में है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम बता दीजिएगा। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो हरदीप सिंह पुरी के पास है। अब आप लोग चाहो ना तो अपनी एक लिस्ट भी बना सकते हो, जितने भी मिनिस्टर बनाता हो उनकी एक लिस्ट बनाते रहो, आपको कहीं से कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप 1 महीने बाद मेरे से बोलोगे कि सर वो हमें ना मिनिस्टर की एक बार पीडीएफ दे दीजिएगा, तो जितने मिनिस्टर में नाम लेते जा रहे हो, 3-4 पहले लिए, एक अभी लिया, 2-3 आगे ले लूंगा,
तो उनकी एक लिस्ट आप लोग खुद से बनाते चले जाओ। तो ये आ जाएंगे हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश आप लोगों का आ जाएगा। आज भाई 20 अगस्त है, तो 20 अगस्त में आज इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कुछ बता सकते हैं आप लोग उससे रिलेटेड चीजें मेरे को? ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे एक चीज आप लोगों को दिखाई देगी कि जो भारत ने इस बार मतलब जो बजट हमारा आया था, यूनियन बजट 2020 और 21, जिसको प्रेजेंट किया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आप लोगों की क्या, निर्मला सीतारमन जी ने। तो उन्होंने कहा था कि हम 2000 क्या कहते हैं 24 तक कितने नए एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे। तो यहां पर हम कितने 100 नए एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे और जो इसको सपोर्ट करेगी उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। अब बोलेंगे कि सर इसके अंदर आपने क्या कहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पीपी मॉडल के तहत पार्टनरशिप की गई है, जहां से फंड जनरेट किया गया है, जैसे अभी 1070 करोड़ की मैं बात करूंगा, तो ये जितने भी छोटे शहर हैं जहां पर एयरपोर्ट या तो नहीं है या फिर है तो उसमें उतनी सुविधा नहीं है, वहां पर ये पैसा लगाया जाएगा और उन एयरपोर्ट को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो मतलब बड़े एयरपोर्ट से पैसा लिया, ठीक है, उनको लीज पर दे दिया, और अभी क्या है कि जो छोटे एयरपोर्ट है उन पर ये पैसा लगाया जाएगा, उनको डेवलप करा जाएगा। जहां पर एयरपोर्ट नहीं है वहां पर एयरपोर्ट, 100 नए एयरपोर्ट आएंगे आप लोगों के, उड़ान स्कीम के अंडर आएंगे, उड़े देश का आम नागरिक यहाँ पे आप लोगों का जो है बन जाएगा। जैसे आप लोगों का कृषि उड़ान चलाई जाएगी, अभी आपकी किसान रेल तो चल पड़ी है, अब कृषि उड़ान की बारी है, तो कृषि उड़ान भी आप लोगों की चलाई जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद है आप लोगों को बिल्कुल एंटी टैक्स लगा देंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बैम्बो पे भी उन्होंने लगा दिया है, 10 से 25% कर दी एक्साइज ड्यूटी, चलेगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा हमारा वो रेल बाइसिकल से आ जाएगा। तो यहां पर जो अभी तक आप लोग देखते थे कि जो हमारे ट्रैकमैन हुआ करते थे, ट्रैकमैन कौन, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जो आप में से ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग ना ट्रैकमैन बनेंगे, मतलब ट्रैक को देखते हुए जाएंगे कि भाई ट्रैक सही है कि नहीं है, ठीक है, कहीं से कुछ खराबी तो नहीं है, कूड़ा करकट तो नहीं पड़ा। तो ये सारी चीजें जब देखेंगे तो रेल बाइसिकल इंट्रोड्यूस टू क्विकली ट्रेवल ऑन रेल ट्रैक फॉर इंस्पेक्शंस, निरीक्षण के लिए रेल पटरियों पर शीघ्रता से यात्रा करने के लिए रेल साइकिल की शुरुआत की गई है। और ये रेल साइकिल इस तरह से आप उस पर अपना भागे चले जाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाएगी। अब इसमें एक चीज देखो ध्यान से समझेंगे, यहां पर थोड़े दिन पहले जो हमारी आरपीएफ होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसने एक ऑपरेशन नंबर प्लेट चलाया था, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन नंबर प्लेट किसका था, आरपीएफ का था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का था। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बता देंगे, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है, क्योंकि शायद कई बार मैंने आप लोगों को ये पढ़ा रखा है, ध्यान रखेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम वीके यादव है, ठीक है, और हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, पीयूष गोयल है, रेलवे मिनिस्टर का नाम, ठीक है। तो अब मुझे बाइसिकल डे यहां पर बता दीजिएगा जल्दी से, फटाफट से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर है आप लोगों का, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो पिछली बार 5 अगस्त 2019 को कौन सी धारा रिमूव कर दी गई थी, 370 धारा रिमूव कर दी गई थी, ठीक है। रिमूव करने के बाद उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक, आखिरी राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए तो उनका नाम था जीसी मुर्मू, गिरीश चंद मुर्मू। तो गिरीश चंद मुर्मू अब हमारे कैग बन गए हैं, कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और ये हमारे जो कैग बने हैं वो 14वें नंबर के कैग बने हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन अभी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो पिछले कुछ टाइम में जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 1930 आप लोगों के काम हुए हैं, ठीक है, लगभग जितने भी वर्क डन हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम को पब्लिश किया गया और जिसका नाम रखा गया बैक टू विलेज। तो बैक टू विलेज के प्रोग्राम जो है वो कहां से रिलेट कर रहा है, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी काम हुए हैं उन सभी कामों को क्या करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, उन सभी कामों को बताने के लिए। और ऑफिशियली जब ये यूनियन टेरिटरी आप लोगों का बना था तो वो 31 अक्टूबर 2019 को बना था, ध्यान रखेंगे। इस दिन आप लोगों का जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या होती है दोस्तों, इस दिन जयंती होती है और राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को।
और साथ के साथ जो सरदार सरोवर डैम है वो गुजरात के अंदर है, नर्मदा नदी पर। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो बुलर लेक है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है हमारी बुलर लेक, वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। टुलिप गार्डन, जो इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन है हमारा, वो कहां पर है, वो श्रीनगर के अंदर है। तो इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन, जहां पे टुलिप फेस्टिवल भी होता है, लगभग लगभग जो टुलिप है हमारा उसकी 48 वैरायटी को दिखाया जाता है। तो कोई टुलिप गार्डन के बारे में पूछने लगे तो कहां पर आ जाएगा, श्रीनगर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। या फिर टुलिप फेस्टिवल कहां पर है, तो श्रीनगर आ जाएगा। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर लीजिएगा। थोड़े दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर ने मेरा वेतन नाम से एक ऐप को लॉन्च किया था, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम का पार्ट बनती हैं। आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से। तो अब आपका ना पहला क्वेश्चन आ जाता है, और काफी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 14 क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा स्टेट है, तो स्टेट में बिहार आज रखा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश रखना था, लेकिन कुछ स्टूडेंटों का कहना था सर हमारा बिहार का एकदम एग्जाम आने वाला है, तो थोड़ा बता दीजिएगा। तो बिहार आज भी चलेगा, कल बचे हुए पॉइंट चलेंगे क्योंकि सारे कवर नहीं हो पाएंगे। परसों फिर आपका मध्य प्रदेश चलेगा, बेफिक्र रहिएगा, लाइन यही रहेगी, लाइन नहीं तोड़ेंगे अब हम, ठीक है। तो यह आप लोगों का है यहाँ पर। टुलिप गार्डन समझ में आ गया, कई बार पूछ लेते हैं आप लोगों से, तो एक बार ना लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि 1000 के ऊपर पहुंच जाए। मैंने भी देखो लाइक कर दिया है अभी के अभी, और एक बार जल्दी से ना इसको बढ़ा दीजिएगा आगे। बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीजों को सीख करके समझ करके, जीआई टेक सैफरन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यूपीएसआई में क्या एज रहेगा, यूपीएसआई में मैक्सिमम 28 साल है, ठीक है, लेकिन ओबीसी एससी के लिए 33 हो जाती है। ओके, अब यहां पे बन जाते हैं, तो देखिएगा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहां पर आप लोगों के सामने नाम है सुशील चंद्रा का, अशोक लवासा का, अनिल किशोरा, या फिर मार्कोस प्राडो ट्रोएजो। यहां पे क्या क्वेश्चन बन जाएगा, तो आंसर हम सबसे पहले टिक करते हैं, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, अशोक लवासा। अब अशोक लवासा आंसर बन गया। तो अशोक लवासा अभी हमारे क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, और सितंबर 2020 में ये क्या कर लेंगे, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें क्या कर लेंगे, आप लोगों को ज्वाइन कर लेंगे एज ए वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अब यहाँ के जब वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा हैं, तो यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम मुझे बता दीजिएगा। तो प्रेसिडेंट जो है आप लोगों के वो जापान के हैं, उनका नाम क्या है आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने उनकी कंट्री यहां पर लिख दी है क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है। तो जापान के हैं वो, नाम मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। अनिल किशोरा, तो अनिल किशोरा जो आप लोगों का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको हम ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, उसके भी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अनिल किशोरा है। और मार्कोस प्राडो जो आप लोगों के प्रेसिडेंट है, केवी कामत की जगह बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 सालों के लिए। और ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ब्राजील से हैं। कंट्री भी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा जी, तो उनके अंडर में जो 2 इलेक्शन कमीशन काम करते थे, एक हमारे अशोक लवासा और दूसरे का नाम क्या है, सुशील चंद्रा। पहले ये सीबीडीटी के प्रमुख हुआ करते थे, और आज की डेट में जो सीबीडीटी है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसको हमारे कौन देखते हैं, पीसी मोदी देखते हैं। ये समझ में आ गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर कहां पर है, मेंबर कंट्री 68 है, ये मैं बताऊंगा। हेडक्वार्टर आप लोग बताएं, बहुत बार मैंने ये चीज आप लोगों को बता दी है और सुन सुन करके आपको याद हो गया होगा। तो यहां पर कोई डाउट है तो मुझे आप लोग बताएंगे। अब किसी ने मसत गुरु अस्कावा, बहुत बढ़िया विशाल सैनी जी। तो यहां पर आप लोगों के जो एडीबी के प्रेसिडेंट है वो जापान के हैं, जैपनीज हैं, और उनका नाम क्या है, मसत गुरु अस्कावा उनका नाम है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, काफी इंपोर्टेंट है। हर पॉइंट को आप मार्क करते चलेंगे, कुछ सुने होंगे कुछ नहीं सुने होंगे। अगला है, अब जो हमने कल पढ़ा था बीएसएफ के, तो यहां पर जिन मेरे साथियों को एक बार क्या कहते हैं, कल भी पढ़े थे हमने, एक दिन और पढ़े थे, अब एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाए। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये है राजेश रंजन के पास में, तो याद रखिएगा राजेश रंजन, ठीक है। CRPF AP माहेश्वरी है, ठीक है, जो हमारी CRPF फोर्स है। BSF नए नियुक्त हैं राकेश अस्ताना, इनसे पहले SS देसवाल थे, उनसे पहले विवेक जोहरी थे, ठीक है। सहस्त्र सीमा बल आप लोगों का कुमार राजेश चंद्र है। ITBP SS देसवाल सुरजीत सिंह देसवाल। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपके अनूप कुमार सिंह है, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। मनीला में हेडक्वार्टर बताया भाई एडीबी डेवलपमेंट बैंक का, तो मतलब ये आप लोगों को पता है। अभी अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है
उसने दिल्ली मेरठ जो रैपिड ट्रांजिट आप लोगों का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम चला रहे हैं, उसके लिए कितना लोन दिया है, चलिएगा बता दीजिएगा। अब यहां पर मैंने कल भी बताया था, मनोज मुकुंद नरवाने हमारे आर्मी के चीफ है, जिनको प्यार से जनरल कहते हैं। करमबीर सिंह एडमिरल हैं, जो कि नेवी में है और 24वें नंबर के हैं, नंबर को याद रखिएगा। राकेश कुमार सिंह भदौरिया 26वें नंबर के हैं और ये एयरफोर्स के हैं, ठीक है। और अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं और एनडीआरएफ के जो हैं वो एसएन प्रधान है और समंत कुमार गोयल रिसर्च एनालिसिस विंग के हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये नॉर्मली हर टाइम आपको पता होना चाहिए। अनूप कुमार सिंह, तो सभी लोग कमेंट करते रहे और लिखते रहे तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे खुद ब खुद पता लग जाएंगी। 8 अगस्त, यहाँ पे निकिता वाजपेयी कह रही सर 8 अगस्त को एयरफोर्स डे होता है, तो 8 अगस्त को नहीं होता, वो 8 अक्टूबर होता है। मे बी आपने मिसप्रिंट कर दिया हो, गलती से लिख दिया हो, लेकिन गलती को सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का क्या बन जाएगा 8 अक्टूबर, जब हमारा इस बार कौन से नंबर का, इस बार हमारा 88, देखो इस बार क्या होगा 8 अक्टूबर है और 88 वही हमारा इस बार एयरफोर्स डे मनाया जाएगा, तो 8 के 8 है भैया एयरफोर्स में, ओके। उसके बाद बात करेंगे, अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक है, जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख रीजन पे, ठीक है, क्या किया है, अपना जो लाइट एयर कॉम्बैट है तेजस, उसको क्या किया है, एक्टिव कर दिया है। तो किसको एक्टिव कर दिया, तेजस को एक्टिव कर दिया है, कहां पर, लद्दाख रीजन में। ये अभी की खबर है, तो मैंने सोचा चलो आपसे डिस्कस कर लेता हूं। बाकी आप लोगों से इतनी डिस्कस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तभी तो मैं अपनी स्पीड को काबू में रखे हुए। आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक को इस वाली स्पीड को काबू में मत रखिएगा। उसके बाद है भैया माली की कैपिटल, थोड़े दिन पहले बताया था, लेकिन माली के साथ में बाकी कैपिटल अभी हमें पता लग जाएंगी। तो देखिएगा माली की कैपिटल जब मैं आपसे पूछता हूं तो उसके सामने सबसे पहले लुआंडा आ जाता है। तो ये आप लोगों की किसकी है दोस्तों, ये है अंगोला की। किसकी है, अंगोला की है। विंड हॉक जो है वो किसकी है आप लोगों की, तो विंड हॉक है नामीबिया की। किसकी है, नामीबिया की। और जो मापुटू है, तो मापुटू आप लोग मुझे बताइएगा जल्दी से कि मापुटू भाई किसकी है, तो मापुटू है मोजाम्बिक्यू। आपको जैसे किसी ने बोला मोजाम्बिक्यू, आप बोल दो मापुटू, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग चलते रहोगे। और ये बैम्बाको जो आप लोगों की है वो किसकी है दोस्तों, माली की है। बमाको बमाको बमाको। आगे चलते हैं फटाफट से। 8 सितंबर 2020 को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा, तो 8 सितंबर 2020 को जो फर्स्ट वर्ल्ड सोलर समिट होगी आप लोगों की, जिसको ऑर्गेनाइज करेगा आईएसए, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसको कौन करेगा होस्ट, तो उसको करेंगे नरेंद्र मोदी जी, ध्यान रखेंगे। आईएसए का जो हेडक्वार्टर आप लोगों का कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है। और गुरुग्राम से जो सांसद हैं उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। और राव इंद्रजीत सिंह के पास हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो स्टैटिक्स मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, राव इंद्रजीत के पास है। आईएसए जो है आप लोगों का गुरुग्राम, इसके फाउंडर मेंबर के तौर पे फ्रांस और इंडिया आते हैं। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद आपके व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, कहां के, रशिया के। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। और ये 2036 तक हैं हमारे व्लादिमीर पुतिन वहां के प्रेसिडेंट। और सबसे पहले जो स्पुतनिक 5 नाम से है वो किसने बनाई है दोस्तों, तो स्पुतनिक 5 नाम की जो एक आप लोगों की वैक्सीन बनाई गई है वो रशिया ने बनाई। और सबसे पहले इनकी बेटी ने उस पर परीक्षण हुआ था इनकी बेटी के ऊपर। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत भी जो है स्पुतनिक 5 को इंडिया में बनाएगा, उसके लिए फॉर्मूले की बात चल रही है व्लादिमीर पुतिन से, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा, किस शहर की पुलिस के साथ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIII ने शहर के पुलिस परिवारों के घर में धन्वंतरी रथ आयुर्वेद सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेरी बात यहां पर आप लोग समझ लीजिएगा क्या, कि जो हमारा ये है AIIA आप लोगों का भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसने ना आप लोगों का दिल्ली पुलिस, तो यहां पर जो दिल्ली पुलिस के क्या कहते हैं पर्सोनल हैं, उनके घर धन्वंतरी सेवाएं पहुंचाएगा, धन्वंतरी रथ सेवाएं पहुंचाएगा। अब ये धन्वंतरी रथ जो शुरू हुआ था ना, ये सबसे पहले अहमदाबाद में शुरू हुआ था। और जो धन्वंतरी योजना है
वो आप लोगों की असम की है। तो इतना सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे जितना सा आपने रोक रखा है ना कि 999 पे रोक रखा है, एक नहीं करा आप लोगों ने, इतना सा रोक रखा है, तो इतना सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। धनवंतरी में जो धनवंतरी प्राइज है वो मेडिकल साइंस में दिया जाता है। धनवंतरी योजना असम की योजना है, और धनवंतरी जो रथ है आप लोगों का वो अहमदाबाद का है। और अभी धनवंतरी रथ ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली के साथ में जो चीजें साइन की हैं, दिल्ली पुलिस के जो पर्सोनल हैं उनके परिवारों को मेडिकल सेवाएं देने के लिए। ओके, मुंबई में काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, सभी को पता है। लखनऊ आप लोगों का जो है हमारा ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और पहला जो हमारा हेल्थ एटीएम है वो कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। ओके, और जो कोलकाता है वहां पे होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कौन सा इंस्टीट्यूट है, होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर, कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे कोलकाता है आप लोगों का, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। किस देश को भारत के कोविड-19 वैक्सीन में प्राथमिकता देने का वादा किया गया है? मतलब देखो ध्यान से समझिएगा, भारत ने ये कहा है कि भाई कोरोना मतलब अभी बना ही नहीं, लेकिन रिश्तेदार बांट दिए पहले शुरू में, ठीक है। तो किस देश ने भारत के कोविड-19 वैक्सीन में प्राथमिकता देने का वादा किया? मतलब विच नेशन हैज बीन प्रॉमिस्ड टू बी गिवन प्रायोरिटी इन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन, मतलब भारत जो कोविड-19 वैक्सीन बनाएगा उसमें किसको देगा। तो अक्सर आप लोग भी जैसे कई बार क्या देखते हो कि जैसे आप लोग बस में जा रहे हो, ठीक है, तो सीट हर किसी के लिए नहीं छोड़ते, ठीक है। या फिर जैसे आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में आप लोग हर किसी को नहीं बताते हो, कुछ चंद लोग होते हैं जिनको आप बता देते हो। तो भारत भी वही काम कर रहा है। भारत किसको, भाई शेख हसीना बेशक सफेद जुल्फों वाली है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, नाम से तो भाई अच्छा लग ही रहा है, तो इसलिए उसने कहा है कि मैं भाई बांग्लादेश की तहे दिल से हेल्प करूंगा। नरेंद्र मोदी जी कहे भाई बांग्लादेश की तहे दिल से हेल्प करेंगे। और जो ये बांग्लादेश है ना, वहां पर अभी 10 लोको क्या कहते हैं, जो मोटिव एक रेल के इंजन है वो भी दिए गए हैं, ठीक है, बेकार ही सही लेकिन दिए। तो उसके बाद आप लोगों का जो एलपीजी इनके साथ में 50-50 वेंचर हम कर रहे हैं, तो एलपीजी का जो 50-50 वेंचर है वो किसके साथ में, हमारा बांग्लादेश के साथ में है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो बन जाएगा यहाँ पर नेपाल, तो नेपाल में जो है हमारा अभी हमने 56 स्कूलों का कंस्ट्रक्शन करवाया है, जो 2015 में आए भूकंप के कारण हिल गए थे, ठीक है। उसके बाद नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसकी सैनिटाइजेशन फैसिलिटी के लिए 2.33 करोड़ हमने दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भूटान के साथ में हम पहली जल विद्युत परियोजना अपनी लगाने जा रहे हैं, जो 600 मेगावाट की आप लोगों की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। भूटान का जो नेशनल गेम है आप लोगों का वो दोस्तों आर्चरी है, और जो नेपाल है उसका क्या है, डांडी बियो है। क्या है, डांडी बियो। तो नेपाल का डांडी बियो है और भूटान का आर्चरी है, एग्जाम का पार्ट आप लोगों का बन जाते हैं। और मालदीव के साथ में तो हमने आइलैंड विकसित करनी है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। मालदीव की कैपिटल है माले, भूटान की कैपिटल आप लोगों की थिम्पू, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है। चलिएगा, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इकुसी बुक जो मेला था वो भी आप लोगों का वहीं पर था। अगला क्वेश्चन है, तो कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है, मतलब यहां पर बात किसकी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को, डेट विल कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड पीएसबी, मतलब जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसबी का मतलब ये है यहां पर, ठीक है। तो उनके लिए क्या कराएगा, सीईटी कंडक्ट कराएगा, कौन, एनआरए। तो उसका जो स्कोर कार्ड होगा वो कितने साल के लिए वैलिड होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आप लोग खुद ही बता दीजिएगा, मैंने बता रखा है आपको 3 साल, ठीक है। चलिएगा आगे बात करेंगे, तो देखिएगा निम्नलिखित में से किस संगठन ने 17 से 21 अगस्त 2020 को भारत हेल्थ केयर सप्ताह का आयोजन किया है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज हेल्थ केयर वीक फ्रॉम अगस्त 1721 टू 21, ठीक है, याद रखेंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे फिक्की आ जाएगा, नहीं सर। यहां पे नेस्कोम आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर आपका इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आ जाएगा, नहीं। यहां पर जो आंसर बनेगा डी बनेगा, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और जिसके हेड कौन है, उदय कोटक हैं। क्या है, उदय कोटक हैं, जो कि आपके कोटक महिंद्रा बैंक के CMD भी हैं। अब यहां पे 2-3 बातें समझेंगे। जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसके बारे में,
नेस्कॉम के बारे में बहुत बताया आप लोगों को, ठीक है, और जो फिक्की के बारे में तो हदीब बता रखा है, ठीक है। इन तीनों के बारे में आज होमवर्क में आप लोगों का जो है मुझे आंसर मिलना चाहिए, इनको होमवर्क के बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। काफी सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों की जो है, फिक्की फिक्की नहीं है दोस्त, फिक्की तो मीठी हो गई है, अब हमारा CII बन जाएगा। आगे चलते हैं तो देखिएगा, अब आपसे पूछेंगे जो हमारा मंडुलिया रेलवे स्टेशन कहां पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। जो मंडुलिया रेलवे स्टेशन है वो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर वेस्ट बंगाल में। तो ये आपका जो मंडुलिया रेलवे स्टेशन है ये लोकेट करता है आप लोगों का कहां पर, उत्तर प्रदेश में। और इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका जब नाम चेंज कर दिया गया है तो नाम रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। क्या नाम, बनारस रेलवे स्टेशन, मतलब मंजूरी मिल गई है। उसके बाद बिहार है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। तो एक एक चीज तो सभी से बनती है। तो प्यार का पौधा कैंपेन बिहार है, आज का स्टेट भी हम बिहार ही पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। रोजगार सेतु यहां पर आप लोगों की ऐप है जो कि रोजगार देने के काम आती है। और रोजगार से याद आया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा बिल पास करवाने जा रहा है, मतलब वही जाएगा जिसमें वो जॉब जो देगा मध्य प्रदेश के अंदर केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही देगा। और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है संदीप धनखड़ है, याद रखिएगा, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद इन सभी के CM और गवर्नर आप लोग मुझे बता देंगे फटाफट से। बनारस, अब यहां पर एक बात समझिएगा, भोपाल मेट्रो का नाम बदल करके राजा भोज मेट्रो, याद रहेगा। नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर, हजरतगंज इंटरसेक्शन का नाम बदल करके अटल चौक, देवघर एयरपोर्ट झारखंड का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट, अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़, ठीक है, करने की बात चल रही है। शिमला श्यामला, ठीक है, याद रखेंगे। और अगरतला एयरपोर्ट जो है वो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, ठीक है। और ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे आप लोगों का है, ठीक है। इसी तरह से और भी नाम है, लेकिन इन नामों को आप लोगों ने क्या रखना है, याद रख लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के बन जाएंगे। साहिल जी मुजफ्फरपुर है, एग्जिट है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति को शुरू की है। मतलब देखिएगा, जो 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा कितने सालों में, अगले 5 सालों में, और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन जाएगा, ठीक है। और वो स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी टू ब्रिंग इन 14,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पास्ट 5 ईयर्स, तो अगले 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए कर रहा है। और बेसिकली इसमें जो पूर्वांचल वाला एरिया है, ठीक है, तो पूर्वांचल वाले एरिया को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, मतलब पूर्वांचल और बुंदेलखंड को। यह बात आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर यहां पर बनाया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके तहत कंपनी आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में जो है अपने आप को विकसित कर रहा है। यहां की स्कीम आप लोगों की क्या है, कौशल सतरंग स्कीम है, ठीक है, एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है आप लोगों की, ठीक है। CM युवा अप्रेंटिस स्कीम है, CM युवा अप्रेंटिस स्कीम आप लोगों की यहीं पर है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का कर्नाटक है, तो कर्नाटक ने जो वीवर होते हैं, बुनकर होते हैं, तो उनके लिए एक योजना चलाई थी। गुजरात ने एक उम्बारे रण योजना, तो उम्बारे आंगनवाड़ी योजना और एक रन आंगनवाड़ी योजना, ये किसकी है, गुजरात की है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान किसका है, गुजरात का है, याद रखेंगे। और तमिलनाडु स्टेट बोरोइंग में नंबर 1 है, मतलब सबसे ज्यादा उधार किसी के पास है तो वो कौन है, तमिलनाडु है। हालांकि हमारे कुदानकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट और जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सब हमें तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पार्ट बन जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। यक्षगान डांस पूछ रहे हैं तो वो कर्नाटक का है, तमिलनाडु का नहीं है। तमिलनाडु का दोस्तों भरतनाट्यम है, गुजरात का आप लोगों का गरबा डांडिया है, कर्नाटक का आप लोगों का क्या है, यक्षगान है। और उत्तर प्रदेश का क्लासिकल में चलेंगे तो कथक मिलेगा, और वैसे चलेंगे तो नौटंकी मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा नकटा। नकटा जो है वो महाराष्ट्र का है, मैंने बताया था नहीं, नकटा, नकटा लगा तो महाराष्ट्र, ओके। कौन सा भारतीय रेल प्राधिकरण कोविड-19 महामारी के कारण बेरोजगार 21 एथलीटों को तत्काल सहायता प्रदान करेगा।
ठीक है। तो 21 एथलीट, सॉरी 61 एथलीट है, 61 एथलीट है। तो 61 एथलीट को जो आप लोगों का तत्काल एक तरीके से जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी और उनको क्या है सहायता जो प्रोवाइड कराई जाएगी 10,000 रुपए पर मंथ की कराई जाएगी, और उसको कर रहा है हमारा हॉकी इंडिया। क्वेश्चन बन जाएगा कि हॉकी के दोनों वर्ल्ड कप मेल और फीमेल कहां खेले जाएंगे। मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो स्टूडेंट नए हैं वो लगातार जुड़े रहें, देखते रहें, सारी चीजें कवर होती रहेंगी। ठीक है। तो हॉकी इंडिया जो आप लोगों का है, हॉकी वर्ल्ड कप जो कि भारत में होगा 2023 वाला, और 2022 वाला फीमेल का कहां पर होगा। ठीक है। रानी रामपाल को भी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। बीसीसीआई आप लोग जानते हैं अभी आईपीएल को होस्ट करा रहा है, ड्रीम 11 को, और बीसीसीआई ने यह भी बात कही है कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक फेयरवेल मैच का वो ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब एक फेयरवेल मैच ऑर्गेनाइज कराएंगे। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके अध्यक्ष 39वें नंबर के सौरभ गांगुली हैं, ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन फेडरेशन है हमारा, और फुटबॉल फेडरेशन है। कौन सी स्पोर्ट्स की कौन सी फेडरेशन होती है, आज हम 7:15 बजे इस बात को पढ़ने वाले हैं कि कौन सी फेडरेशन किस स्पोर्ट्स की है। बैडमिंटन की फेडरेशन को क्या बोलेंगे, फुटबॉल की फेडरेशन को क्या बोलेंगे, हॉकी फेडरेशन को क्या बोलेंगे, और जो बीसीसीआई मतलब क्रिकेट की है उसको क्या बोलेंगे। तो ये फेडरेशन आज 7:15 बजे मैं अपने स्टैटिक जीके शो में पढ़ाऊंगा, आप सभी को आना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आ जाएगा, हु टुक एज द न्यू गोवा गवर्नर। तो गोवा गवर्नर के पद पर कौन अभी नियुक्त हुए हैं, तो आचार्य देवव्रत तो गुजरात में है, बंडारू दत्तात्रेय दारू हिमाचल प्रदेश में है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के साथ पहुंच गए गोवा में, बिल्कुल। सत्यपाल मलिक जो है मेघालय जा चुके हैं, याद रखिएगा। ओके। उसके बाद है आप लोगों का, तो यहां पर किस जर्नल इंश्योरेंस कंपनी ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है। मतलब किसी को अगर कोई गिफ्ट देना है तो आप इंश्योरेंस के तो उसको सगुन के नाम से दे सकते हैं। इंश्योरेंस मतलब अब इंश्योरेंस भी गिफ्ट होने लग गया, तो उस तरह की पॉलिसी निकाली है। और ये किसने निकाली है, बस वन लाइनर की तरह हम इसको देखेंगे, एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस। किस जर्नल इंश्योरेंस कंपनी ने सगुन एक जो आप लोगों की गिफ्ट एंड इंश्योरेंस दोनों चीजें हो गई, ये पॉलिसी निकाली, तो एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस ने निकाली है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आपका बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है। तो एडीबी के बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ ही चुके हैं, और यहां पर यूएसडी 1 बिलियन, तो 1 बिलियन यूएस डॉलर को क्या किया है यहां पर आप लोगों का स्वीकृत किया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद है आप लोगों का, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, महेंद्र सिंह धोनी ना, शिखर धवन ना, विराट कोहली ना। तो ये आपके जो है रोहित शर्मा, जो कि ला लीगा के भी हैं, इंडिया इन्फो लाइन के भी हैं, और अब आप लोगों के ओकले के भी बन गए। तो तीनों चीजें याद रखेंगे, ला लीगा के भी हैं, इंडिया इन्फो लाइन के भी हैं, और ओकले के भी बन गए हैं। विराट कोहली किसके हैं, तो बीएसएफ के हैं, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के हैं, और साथ में अनुष्का शर्मा के भी हैं, ठीक है तो हैं भाई। महेंद्र सिंह धोनी मास्टर कार्ड, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एंटी डोपिंग के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी, कई बार बताया। पूमा के सुनील छेत्री, करीना कपूर, पेप्सी सलमान खान, मास्टर कार्ड महेंद्र सिंह धोनी, और जो WWF है विश्वनाथ आनंद है, JSW सीमेंट है सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री है, और ई बाइक गो हरभजन सिंह जो कि अमृतसर बेस्ड है। ओके। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, जो आज के क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों को बताए हैं। यहां पर कोई डाउट, कैसा डाउट है तो मुझे बताएंगे। उसके बाद बिहार, और उसके बाद क्या होगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों का आज का क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो टेस्ट है आप लोगों का वो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है, और आई थिंक आपको मैं मानता हूं कि उससे आप लोगों का रिवीजन भी होगा। ठीक है। तो रिवीजन भी आप लोगों का जब हो जाएगा उसके अंदर, तो रिवीजन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। चलिएगा, अगर हम बात करेंगे बिहार कौन से राज्यों से घिरा है, तो एक आप लोगों का उत्तर प्रदेश आ जाएगा, घेर रखा है भाई, ठीक है। एक आ जाएगा झारखंड, इसने भी घेरा हुआ है, कटाई यहां से था, ठीक है। एक आ जाएगा आप लोगों का वेस्ट बंगाल, ठीक है, और एक आप लोगों का जो देश आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, ठीक है। इधर थोड़ा थोड़ा बांग्लादेश भी आपको दिख रहा होगा, ओके, लेकिन बीच में से वेस्ट बंगाल कट चुका है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये आप लोगों के स्टेट थे। अब यहां पर सारी चीजें समझनी है, इसी तरह से हम डेली एक नया स्टेट पढ़ेंगे। तो कैपिटल जो है पटना है, बिल्कुल सही बात है, जहां पर आप लोगों की गंगा नदी के किनारे है, याद रहेगा। सीएम जो है नीतीश कुमार है, देखिएगा ये आनंदीबेन पटेल कल से यहीं बैठी है, उठी नहीं है।
तो यहां पर हम लिखेंगे फागू चौहान। क्या नाम लिखेंगे? फागू चौहान का नाम लिखेंगे, क्योंकि गवर्नर तो अपने फागू भैया है, आनंदी नहीं है। ओके। 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता है, एग्जाम का पार्ट बनता है। लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी 243 है, मतलब जो विधानसभा सीटें हैं 243 है। लोकसभा आपकी 40 है। अपर हाउस मतलब राज्यसभा आपकी 16 है, और डिस्ट्रिक्ट मतलब आपके जो है वो 38 हैं, याद रखिएगा। पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है आप लोगों का, और जस्टिस कौन है? संजय करोल है, जिनकी रिटायरमेंट एज 62 साल होती है आप लोगों की, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोगों के डैम पढ़ेंगे, फेस्टिवल पढ़ेंगे, और 5 चीजें पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिएगा जो डैम है, हमारे बांध है, तो एक कोहिरा डैम है आप लोगों का, एक नागी डैम है, ठीक है। ये आप लोगों के, तो कोहिरा नागी आप लोगों के ध्यान रखिएगा। तो ये कोहिरा नागी जो है दोनों डैम कहां पर है आप लोगों के? बिहार के अंदर है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फेस्टिवल आप लोगों का बिहुला मिलेगा, सभी को पता है। छठ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मधु श्रावणी मेला मिलेगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि झारखंड का जो श्रावणी मेला है इस बार स्थगित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्यों? कोरोना के चलते। तो वैसे ही यहाँ पे मधु श्रावणी मेला है। तो मधु श्रावणी मेला जो है आप लोगों का बिहार के अंदर, और राजगीर डांस भी आप लोगों का बिहार के अंदर है, ठीक है। तो ये फेस्टिवल थे आप लोगों के, काफी इंपोर्टेंट थे। राजगीर डांस फेस्टिवल, मधु श्रावणी फेस्टिवल, छठ फेस्टिवल, बिहुला। बिहुला याद था, मधु श्रावणी याद रख लेंगे, राजगीर भी आप लोगों को याद ही होगा। अब यहाँ पे शेरशाह सूरी का टॉम्ब कहां पर है? बिहार के अंदर है। जैसे हुमायूं का टॉम्ब पूछ लेते हैं, दिल्ली बताते हो आप लोग, तो शेरशाह सूरी का पूछ लिया तो सासाराम बता दोगे, बिहार बता दोगे, स्टेट का नाम लिखा होता है। और यहाँ पे शमशेर खान का पूछेंगे तो औरंगाबाद आ जाएगा। शमशेर खान का टॉम्ब पूछेंगे तो औरंगाबाद आ जाएगा। और जो विक्रमशिला आप लोगों की, जो डॉल्फिन सेंचुरी भी है, और विक्रमशिला जो आप लोगों का है वो कहां पर है? भागलपुर के अंदर है। तो ये था आप लोगों का। टाइम थोड़ा कम मिल पाया था, तो यहाँ पे भी टाइम जो थोड़ा कम था, तो उसके लिए आज इतने ही पॉइंट है। लेकिन कल का वादा है आप लोगों से कि कल इसमें बचे हुए जो 45 पॉइंट है वो करा के कल इसके 60 पॉइंट में पूरे करा दूंगा। करंट भी होगा और उसमें बचा हुआ स्टैटिक भी होगा। अब चलते हैं हम क्या कहते हैं अपने अगले टेस्ट की तरफ। तो हमारा टेस्ट क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो जो छोड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बड़ा पछताएंगे, क्योंकि टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी होगा टेस्ट के माध्यम से। एक बार लाइक कर दें और उसके बाद टेस्ट को शुरू कर लीजिएगा। तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। आप लाइक करके और मुझे बता दीजिएगा हाँ सर रेस्ट के लिए हैं, ठीक है। हम अमरेंद्र कुमार जी, हम आपके हैं, हम आप लोगों से हैं, ठीक है। तो हम आपके हैं, बाकी आप जिसके बना दो, ठीक है। चलिएगा, तो ये है। थैंक यू सोनी साहू जी। ओके, शेरशाह सूरी का मकबरा है, बता दीजिएगा जल्दी से। हाँ, एमपी के लिए मनीष, जो एमपी आपका आ जाएगा, कल भी बोला था मुझे, विकास ने भी बोला था, एमपी परसों आ जाएगा दोस्त। परसों का मतलब होता है सैटरडे, और कंप्लीट हो जाएगा एक बार में ही, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। क्योंकि सैटरडे हम स्पेशल कर लेंगे उसको, चलेगा। तो यहां पर है आप लोगों का कि क्या कहते हैं, अफ्रीका में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो हु इनोग्रेटेड द महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर इन अफ्रीका? तो ये आप लोगों का आ जाएगा एस जयशंकर। और कहां पे किया था? नाइजीर के अंदर किया था। कहां पर किया था? नाइजीर के अंदर किया था। और एस जयशंकर हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, मुझे बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला जो आ जाएगा, हु क्लिंच द वुमेन सिंगल टाइटल इन रिसेंटली हेल्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020? हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जो हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो पहले सुन लीजिएगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए थे वो हुए थे हार्ड कोर्ट के ऊपर, याद रखेंगे। और उसमें जो हमारे नोवाक जोकोविक हैं, तो नोवाक जोकोविक जो है सर्बिया के हैं, उन्होंने मैन सिंगल जीता था। और वुमेन सिंगल जीतने वाली थी सोफिया कैनिन, जो कि यूएसए की हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, आपको जो बन जाएंगी इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। मारिया सारापोवा रसिया की है, रिटायरमेंट ले चुकी हैं। अनस्टॉपेबल आपकी जो है इनकी बुक है, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये इनकी बुक है मारिया सारापोवा की। वियांका एंड्रियुस्कू ये कनाडा की हैं, और सेरेना विलियम्स भी यूएसए की हैं। ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है, चलेगा। उसके बाद है, बजट में प्रस्तावित नई योजना का नाम क्या है जिसे कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए विमानन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना है?
तो व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम प्रपोज्ड इन द बजट विच इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय एविएशन मिनिस्ट्री फॉर ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो मैंने ये आप लोगों को आज ही बताया है, उड़ान 5.0, किसान उड़ान योजना, कृषि उड़ान योजना, पीएम किसान उड़ान योजना। तो यहां पर आप लोगों का जो है कृषि उड़ान यहां पर आंसर बन जाएगा। इंपोर्टेंट है, मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट एग्जाम का पार्ट बनेगा। हरदीप सिंह पुरी एविएशन मिनिस्टर है आप लोगों के, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा, कैबिनेट ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कैबिनेट अप्रूव्ड एमओयू साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ फिशरी। तो आप लोगों का किसके साथ में किया है, आइसलैंड, सोमालिया, स्लोवेनिया या फिर अंगोला। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कैबिनेट ने फिशरी मतलब मछली, और मछली कहां पे, ठंडा 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 कूल कूल, डेट इज आइसलैंड। तो आइसलैंड आपको याद आ जाएगा। सोमालिया की कैपिटल आप लोगों की मोगाडिशु है। स्लोवेनिया, अंगोलिया आप लोग मुझे दोनों की बता देंगे, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। वर्ल्ड रेडियो डे आप लोगों का कब मनाया जाता है। तो जो हमारा वर्ल्ड रेडियो डे है वो 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी कतई नहीं है, आपका 13 फरवरी जिस दिन नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। तो 10 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी आप लोग मुझे बताएंगे कि किस दिन तो हमारा दलहन दिवस है, पल्स डे है, किस दिन हमारा प्रोडक्टिविटी डे है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में 10, 11, 12 फरवरी में आप लोग मुझे बता देंगे, ओके। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था। तो छात्रों के लिए जब उनके पेपर चल रहे थे तो टोल फ्री जो नंबर शुरू किया था वो किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। अपने कोई भी डाउट सब्जेक्टिव वहां पे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम का पार्ट बनेंगे, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो या कोई एग्जाम हो आप लोगों का। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए 5 दिन काम करने की मंजूरी दी थी। तो अभी 5 दिन काम करने की जो मंजूरी है वो किसकी है आप लोगों की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। ये भी आप लोगों का जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आंसर महाराष्ट्र कर लीजिएगा। 5 दिन काम करने की मंजूरी दी थी, जो पहले दी थी वो महाराष्ट्र ने दी थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का फरवरी 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उद्घाटन किया गया था किसका, एक स्टेडियम का। तो वो सबसे बड़ा स्टेडियम था मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। ये स्टेडियम आप लोगों का कहां पर था। तो ये स्टेडियम आप लोगों का न्यूयॉर्क, गुजरात, सिडनी या बार्सिलोना। तो आप लोगों का जो आंसर बनेगा गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा, जिसकी कैपेसिटी 1,10,000 आप लोगों की आंकी गई थी। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका विषय क्या था। तो इस बार जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया गया था वो 23वें नंबर का था। नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था नेशनल यूथ फेस्टिवल का लखनऊ के अंदर। और फिट यूथ फिट इंडिया इस बार की हमारी क्या थी दोस्तों, थीम थी, याद रखेंगे। फिट यूथ फिट इंडिया हमारी क्या थी, थीम थी, ओके। चलिए उसके बाद है आप लोगों का, विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग सिरुई लिली फेस्टिवल। तो जो सिरुई लिली फेस्टिवल था आप लोगों का मणिपुर है, असम है, नागालैंड है या अरुणाचल प्रदेश है। तो यहां पर जो आप लोगों का बन जाएगा आंसर डेट इज मणिपुर। चाहे वो यासोंग फेस्टिवल हो, लिली फेस्टिवल हो या ऑरेंज फेस्टिवल हो, ये सभी फेस्टिवल मणिपुर है। असम का हमने पढ़ा था बिहू फेस्टिवल, ठीक है, या बिहू डांस हमने पढ़ा था। नागालैंड में आ जाएगा हॉर्नबिल और अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा इनोवेशन फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, इनोवेशन फेस्टिवल। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनता है, चलेगा। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा किसे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो मुख्य न्यायाधीश तो सबको पता होगा लेकिन 47वें नंबर के हैं, ये भी वैसे पता ही होगा। तो शरद अरविंद बोबडे 47वें नंबर के, 46वें नंबर के इनसे पहले रंजन गोगोई, उनसे पहले दीपक मिश्रा, उनसे पहले आप लोगों के जगदीश सिंह खेर 44 थे। 43rd में टीएस ठाकुर आते, तीरथ सिंह ठाकुर। 42nd में एचएल दत्तू आ जाते हैं और 41 में आरएम लोधा आ जाते हैं, राजेंद्र मल्होत्रा। 40 में अल्तमस कबीर आ जाते हैं, उनसे पहले आप लोगों के 40 में आप लोगों के पी साताशिवम आते हैं, उनसे पहले अल्तमस कबीर आते हैं। फिर आपके एसएच कपाड़ी आते हैं और पहले नंबर पर जो आते हैं आप लोगों के वो हीरालाल जाकीदास कानी आते हैं। इसी तरह से मतलब नंबर में हम जा सकते हैं पीछे को, ओके। चलिएगा उसके बाद आगे बात करेंगे। तो आप लोगों का जो होमवर्क है वो आया नहीं, पता नहीं आया होमवर्क। तो यहां पर आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस हर साल मनाया जाता है। 2019 की थीम पूछिए क्योंकि 20 अभी आया नहीं है, तो इसकी थीम आप लोग मुझे बता देंगे। कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। आज 2100 एमसीक्यू की आधारशिला रखी जा रही है, तो 7:15 पर आप लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। सेशन कैसा लगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम मुझे क्या कहते हैं बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। कंप्यूटर की आज 7वीं क्लास एक साथ हम पढ़ेंगे। 4:30 बजे आप लोगों को आ जाना है, हर एग्जाम में काम आता है आप लोगों के, और दिल्ली कांस्टेबल में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आप लोगों का देखिएगा जो हमारे बैच है दोस्तों, वो 24 अगस्त को आ रहा है। आपको कुछ अगर इनमें से कोई बैच आपको अपना जैसे एसएससी की कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो Y177 कोड यूज करिएगा। और महापैक अगर आप लोगे तो सारी चीजें उसके अंदर आपकी कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। एनटीपीसी का महापैक अलग है और इसकी कीमत मात्र 1600 और बैच जो है मात्र 900 में है। काफी अच्छी चीज है। मैं इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन वहां पे पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, तो कैसा लगा जरूर बता देंगे। और उसके बाद दोस्तों रविंद्र सर का मैच है, किसी को स्पेशल मैथ लेना है रेलवे के लिए, एसएससी के लिए या दूसरे स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो Y177 कोड लगा करके हमारे जो रविंद्र सर हैं उनका मैथ का बैच आप ले सकते हैं। 31 अगस्त से 10:30 से 12 बजे तक आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे। और अभी हम मिलेंगे उसके अंदर। सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देंगे आंसर के लिए, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।